शायद इसी बुनियाद पर हमें भी ज़रूरत पेश आ रही है कि कॉटन के मामलात पर हम एक दूसरे से सीखें। कॉटन डे का कतई मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते जाएं, हम डिफेंसिव हो जाए, ऑफेंसिव हो जाए। बुनियादी तौर पर हमें ये देखना है, हमें इस दिन पर पाकिस्तान को, कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का शुमार उन चंद मुमालिक में होता है, पहले टॉप 4 में था, अब टॉप 5 में, जो कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाए माजी में 1960 से ऑनवर्ड, तो कॉटन को हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए 1984 तक, 83 तक हमारी कॉटन तकरीबन 3 मिलियन बेल्स के करीब थी, 84 में 5 के करीब पहुंच गई, और अगले 30 सालों में मुख्तलिफ फ्लक्चुएट करती हुई हमने इसे 10 मिलियन बेल से भी आगे बढ़ते देखा। बदकिस्मती से कुछ एनवायरमेंटल सूरत हाल ऐसी रही, कुछ दूसरे मामलात हुए कि गुज़श्ता 1 दिहाई हम ये समझते हैं कि कॉटन के लिए अच्छी नहीं रही। कॉटन की फसल हर तरीके से दबाव का शिकार रही, और यही वजह है कि अब हम कॉटन एक्सपोर्ट करने के साथ साथ कॉटन इंपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि हमारे बड़े 6 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का ताल्लुक कॉटन से है। ये तमाम आदाद शुमार और जो आज हम इकट्ठे हुए, ये बात साबित करती है कि हमारा और कॉटन का चोली दामन का साथ है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम पैदाइश से लेकर हम आखिरी लम्हे तक, डेथ तक कॉटन की चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, और ये ज़िंदगी का हमारा हिस्सा है। जहाँ तक साउथ पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें, तो चाहे 10 मिलियन से क्रॉस जब कॉटन की उस वक्त की बात कर ले, चाहे आज की बात कर ले, तो 90% जो हमारी कॉटन है वो साउथ पंजाब से होती है। मैं इसमें थोड़ा सा प्राइड फील करता हूँ कि मैं पहला सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हूँ, और बदकिस्मती से उस सूरत हाल में मैं आया हूँ जब कॉटन पर पहले ही कुछ बीमारियों का अटैक चल रहा था, और वाइट फ्लाई एक डैमेजिंग फैक्टर के तौर पे सामने आ रही थी। इसके हमारे जनूबी पंजाब में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हैं, सबका बुनियादी रिश्ता कॉटन के साथ है। किसानों की हद तक अगर 1 टन कॉटन पैदा होती है, तो जो इंटरनेशनल सर्वेज है वो बताते हैं कि ये 5 अफराद को पूरा साल रोजगार फराहम करती है। और जो पिछले 10 सालों में जो कमी आई है, तो उस पर हम गौर करें, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ब्लेम गेम का बड़ा आसान तरीका है। पेस्टिसाइड वाले कहेंगे कि सीड सही नहीं आ रहा, तो लिहाजा सीड वाले जिम्मेदार हैं। अब चाहे उसमें गवर्नमेंट इदारा है या प्राइवेट है, वो उन पर जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। और अगर हम सीड वालों से पूछें, वो कहेंगे जी सीड तो बड़ा अच्छा है, पेस्टिसाइड इफेक्टिव नहीं है। और अगर हम अपने महकमे से बात करें, महकमा ज़राअत की बात करें, तो हमारे लोग कहेंगे जी हम तो सब कुछ किसान को बताते हैं, किसान अमल नहीं करता। तमाम अदारे इसमें लगे रहते हैं, किसान की ट्रेनिंग होने वाली है, किसान बात को नहीं समझता। हालांकि ये मुझे समझ ये बात मुश्किल आती है कि जिन लोगों का रोजगार ही इससे वाबस्ता है, जिंदगी के बड़े अहम जरिया है उनका, उन्हें क्यों समझ नहीं आती। शायद हमारे बताने में कोई प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह जो कॉटन की खराबी की है, के लेवल पे नहीं जाते, बड़े लेवल पे देखें तो माहौल की तब्दीली है। जैसे अभी डॉक्टर बता रहे थे कि हमारा माहौल गर्म है, 4 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है। इसके साथ आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से सर्दी और गर्मी के पीरियड्स बदल रहे हैं, बारिशों के स्पेल्स बदल रहे हैं, अचानक बारिश आ जाती है। हम अगर CLCV से बचने के लिए अर्ली कास्ट शुरू करते हैं,
सितंबर में जाते हैं, सितंबर में जैसे ही हमारी कॉटन निकलने लगती है बॉल से, उसी वक्त बारिश आ जाती है, वो शुरू में डैमेज हो जाता है। तो बड़ी वजह हमारे ख्याल में माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं जिसमें हम सब जिम्मेदार हैं, हर शख्स जिम्मेदार है। चाहे हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं आम आदमी के तौर पे, चाहे हम इस तरह के अदारे लगा रहे हैं, इस तरह की इंडस्ट्री लगा रहे हैं जो पोल्यूशन को बढ़ा रही है, चाहे हमारी ट्रांसपोर्ट है जो CO2 एमिशन कर रही है, हम सब लोग उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं कि माहौल को हमने खराब कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान पिछले 2 साल से इस पर बड़ी फोकस है कि हमने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, मेरा उनके लिए तो बड़ा अहम है कि आप इसमें बढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि ये आपकी कॉटन के लिए बड़ा मुफीद है। जितने ज़्यादा आप दरख्त लगाएंगे, जितना माहौल को इम्प्रूव करेंगे, उतनी आपकी कपास बेहतर होगी। दूसरी बड़ी वजह पेस्टिसाइड्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल। मैं ये समझूं, अभी तक मैंने स्टडी किया है, मुझे सामने बात आती है कि जैसे ही आ गया फौरी स्प्रे कर दिया। अब फौरी स्प्रे से ये होता है कि जो 2 कीड़े हैं वो पहले मरते हैं, पिंक बॉल वर्म तो बाद में मरता है। 2-3 स्प्रे किए, 2 कीड़े खत्म हो गए जो प्रेडेटर थे, उसके बाद व्हाइट फ्लाई ने अटैक कर दिया। उसकी भी एक स्टेज है जहाँ पे कंट्रोल हो सकती है, उसकी डिफरेंट टेक्निकल वजूहत हो सकती है, कहीं इफेक्टिवनेस का मसला हो सकता है पेस्टिसाइड का, कहीं टाइमिंग का हो सकता है। अभी हमारे एमरी ने एक स्टडी किया जिसमें ये बात सामने आई है कि 90% जो किसान हैं वो स्प्रे दुरुस्त अंदाज से नहीं कर रहे हैं। अब जितनी भी अच्छी पेस्टिसाइड कर लेंगे, अगर वो प्रॉपर नोजल नहीं है, उसका प्रेशर नहीं है, वो पौधे तक वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, तो उसके भी असरात ना होने के बराबर होंगे। तो इस बात में यहाँ आगे लगता है जरूरत है मदद, कौन करेगा? है और आप कर सकते हैं, जो जरिए आलात के लोग हैं वो कर सकते हैं, हमारा महकमा कर सकता है कि हम इस तरह के रेगुलेशन चलाएं, इस तरह की पॉलिसीज आगे चलाएं कि वो बनाने वाले उसको बेहतर अंदाज से बनाएं ताकि फार्मर तक जाते हुए। लेकिन हो ये रहा है कि सारे हमारे जितने भी पैसा भी लगा रहे हैं किसान, हम भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम क्या देखते हैं कि इकोसिस्टम हम डिस्टर्ब कर बैठे हैं। जब इकोसिस्टम हम खराब कर टाइम लगता है दोबारा रिवर्स होने में। कुदरत का एक निजाम है तो वहां पर उसके प्रेडेटर्स भी हैं। जब हम सारा फोकस बीमारी के 5-7 कीड़ों पे कर लेंगे, अभी मैं जैसे विजिट कर रहा था तो मुझे एक साहब बता रहे थे कि 7 कीड़े होते हैं जो खतरनाक है और 150 से ज्यादा है जो मुफीद है, वो 150 को हमने मार दिया। तो हमें इस पे सोचना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे पेस्टिसाइड के हैं, सीड के हैं, बाकी महकमे हैं, कि ये इकोसिस्टम को बहाल कैसे किया जाए। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो कीड़े मुसलसल स्प्रे कर करके गैर मुहावा जो हम स्प्रे करते हैं बेमुहावा, उससे उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होती जा रही है। वो एक स्टेज तक जो इफेक्टिव होते हैं उसके बाद वो इतना इनफेक्टिव हो जाती है पेस्टिसाइड। बल्कि बाज़ बात तो कई पेस्टिसाइड का ये भी सामने आया, हमने फील्ड टेस्टिंग की है कि वो असर करने की बजाय बाज़ कच्चा लेक ऐसी हैं जो उसको मतलब तीसरे स्प्रे के बाद वो उसे बढ़ा देती है उसको बीमारी को। तो ये अनफॉर्चुनेट है, उस पर भी वर्क करने की जरूरत है कि हम इस सारे को, लेकिन एट द एंड ऑफ बुनियादी बात वही आएगी कि इसको सिस्टम को कैसे बहाल किया जाए। तीसरी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि सीड का एक फैक्टर बड़ा अहम है। ये ब्लेम गेम हटके आप देखें तो पिछले 10 साल से कौन सी ऐसी मजबूत वैरायटी हमारे पास आई है जिसके सीड ने इतना इफेक्टिवली बीमारियों को दिफा किया है, जितने अच्छे प्रोडक्ट दिए। हमारे इल्म में इस तरह की वैरायटीज आई हैं, लेकिन वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसकी क्या वजह हो सकती है कि शायद हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, या हम जेनेटिक कोडिंग पे नहीं जा पा रहे हैं, इसकी लेटेस्ट वैरायटीज पे भी नहीं जा पा रहे। हमारे चाइनीज फ्रेंड मुझे नजर आ रहे हैं बैठे हुए, तो मेरे इल्म में है कि चाइना के साथ फेडरल गवर्नमेंट इस तरह का कोई कॉन्टेक्ट करने के प्रोसेस में है जहाँ पर सीड पर काम होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर वो जैसे होता है तो हमारा ये मसला बड़ी हद तक हम कोलैबोरेशन के साथ इसे हल कर सकते हैं। और चौथी बड़ी वजह कॉटन मैनेजमेंट।
अभी जैसे मौसम बदला, जैसे हालात बदले, जैसे पेस्टिसाइड के इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जैसे बीज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन सब हालात में हमें न्यू मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, न्यू कॉटन मैनेजमेंट की तरफ हमें देखना पड़ेगा क्या करते हैं मैनेजमेंट, किस तरह कर रहे हैं। ले रहा है कपास तो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा हमारा ग्रोअर। हमारे एग्रीकल्चर के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहीं कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, कहीं कोई दे रहे होते हैं, वो ग्रोअर कंफ्यूज ही रहता है कि मैं किसको फॉलो करूं। हम सारी एक सिमत में सोचेंगे, हमारा सबका एक मकसद होगा, हम सबका एक लाहे अमल होगा। अगर हम सारे अपनी अपनी पॉकेट से बैठ के हम ये देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और सारा फोकस हमारा सरकारी मुलाजिमीन का होगा कि हमने काम नहीं करना, और बिजनेस वालों का होगा कि हमने पैसा ही कमाना है, तो यकीन जानिए कुछ होने वाला नहीं है। वजूहात तो बहुत और भी देखी जा सकती हैं, लेकिन मैं इन्हीं पे 2-4 वजूहात पे इत्तेफाक करते हुए बुनियादी बात जो इनमें मुझे समझ आती है कि 2 मामलात के हल हैं। एक हल है जो जिस तरफ गवर्नमेंट जा रही है कि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आई जाए, बीज को डेवलप किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, और उसके बाद दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने जदीद जो अभी चेंजेस आ रही हैं, एक तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। जब तक माहौल बेहतर नहीं होता तब उसको इस तरह के टेक्निक से इस्तेमाल किया जाए, वो तरीका इख्तियार किया जाए जो ना सिर्फ हमारी कपास को बचाए बल्कि हमारा माहौल बेहतर करे और हमारा इकोसिस्टम बेहतर करे। इस मौके पर ज़्यादा तवील मैं मज़ीद नहीं जाऊँगा, बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, हम सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, हमारा सबका बुनियादी ताल्लुक कॉटन से है। हमारे आवाम यहाँ 77% लोग देहात में रहते हैं। हर शख्स का कॉटन से कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, उनकी रोजी रोटी इससे वाबस्ता है। हम उनको नहीं जब प्रॉपर गाइडेंस देते तो उनके इतना ज़्यादा इनपुट इतनी बढ़ जाती है, इतना एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे उसको नुकसान होता है। बिजनेसमैन बैठे, कौन सा बिजनेसमैन है कि जो अपने पूरा साल खर्चा भी करे और उसके बाद लॉस भी उठाए? 1 साल उठा लेगा, 2 साल उठा लेगा, तीसरे साल वो कहेगा भी मैं किसी और पे शिफ्ट करता हूँ, बिजनेस छोड़ता हूँ, कोई और कारोबार खोल लेता हूँ। तो क्या कॉटन ग्रोअर ये नहीं करेगा? वो भी यही करता है। ज़ाहिर उसको भी अपना सर्वाइवल की जरूरत है, उसने भी आगे भी बिजनेस है, उसने आगे बढ़ाना है। जब तक हम उसकी इनपुट कॉस्ट कम नहीं करेंगे उस वक्त तक ग्रोअर की हम हेल्प नहीं करने जा रहे। हमें ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे तहकीकाती अदारे, चाहे वफाक के हैं, मैं बड़ा इसमें थोड़ा ब्लंट होकर कहूँगा, चाहे वफाक के हैं, चाहे हमारे सूबाई अदारे हैं, इनका आपस में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि परफेक्टली आपस में कोऑर्डिनेट करें। हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी रिसर्च हो रही है, वो अपनी जगह कर रहे हैं, IUB में हो रही है वो अपनी जगह कर रहे हैं, सेंटर में हो रही है वो अपनी जगह कर रहे हैं, प्रोविंशियल में अपनी जगह कर रहे हैं, बट देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो हम ये चाहेंगे, हमारी रिक्वेस्ट सब रिसर्चर से होगी कि आप हम बैठ कर एक सिस्टम बनाएं ताकि अपने हम तजर्बात एक दूसरे शेयर करके आगे बढ़े, वरना अपनी अपनी पॉकेट से बैठे करते रहेंगे, ग्रोअर तक बात नहीं पहुंचेगी। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है जो इससे रिलेटेड है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, रिसर्च में कर भी रहा है तो एक लिमिटेड अपने लेवल पे कर रहा है, उसका कोई कोऑर्डिनेशन हमारे साथ नहीं है। हमें आज पता चल रहा है जी फलां भी रिसर्च कर रहे हैं, फलां भी कर रहे हैं, अगर ये कॉटन डे डॉक्टर आज महमूद नाम बनाते तो हमें ये भी पता नहीं चलना था। तो देयर मस्ट भी कि आप इन्वेस्ट करें, हम हमारे साथ मिलकर भी करें, आप अपनी मर्जी से करें, आप यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करें, आप किसी प्रोविंशियल अदारे को सपोर्ट करें, लेकिन एक सेटअप बनाकर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी कॉटन को फायदा होगा, उसका आपको भी सबको फायदा होगा। इस वक्त कंक्लूड करते हुए मैं ये बात कहूँगा कि इस वक्त आप सब जानते हैं कि चुनाई का अमल जारी है। एक तो हम इंजीनियर से हमें बड़ी शिकायत रहती है और इसे मीटिंग भी अनकरी मैंने रिक्वेस्ट की है जसमल साहब से कि जल्दी मीटिंग करते हैं कि अगर किसान अगर अच्छी कपास आपको चुन के दे उसका आप क्या उसे बेनिफिट देते हैं? आप तो रेट वही लगा रहे हैं जो रूटीन में लगता है। क्या अगर वही रेट लगाएगा तो किसान मेहनत क्यों करेगा? उसको उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है। जाहिर है उसने बड़ी एहतियात से फिर चुनाई भी करनी है, शुरू हम कहते हैं नीचे से शुरू करो ऊपर तक जाओ, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उसका एहतियात करनी पड़ेगी। तो उसको जब तक बेनिफिट हम नहीं देंगे एज ए सिस्टम
उस वक्त तक मेरा ख्याल है बहुत इसमें बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला चुराई का। लेकिन एक और बात जो किसानों के लिए है, मैं आज के दिन चूँकि मीडिया फोकस पे मैं सबसे मजबूर हूँ कि मैं सब किसानों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि हमारी ये कॉटन बड़ा हसास पौधा है। ये कोई आम पौधा नहीं है कि जिस तरह आपने उगा दिया और फिर उसके बाद अल्लाह के सहारे छोड़ दिया। इसको आप मैनेज करना पड़ेगा और इसकी मैनेजमेंट कोई 2-4 महीने तक नहीं है। इसकी मैनेजमेंट राउंड द ईयर। अगर आप पूरा साल इसको अब से प्लान नहीं करेंगे तो आप साल के बाद 6 महीने बाद जब कॉटन लगाएंगे तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आप निकलते हैं। जो कि कहते हैं कि अगर एक गलत रास्ता उसका नतीजा जो है वो बार बार करने से वही नतीजा निकलेगा, वो सही नहीं होने वाला। सबसे पहले अटैक क्या हमारा होता है, हमारा प्रॉब्लम आता है अमूमन इस वक्त जो चल रहा है के हालात में, वो हम देखते हैं जी गुलाबी सुंडी। अब गुलाबी सुंडी जैसी स्क्वायर हेड बनेगा उसमें आगे अपने शुरू काम एंटर हो जाएगी, अंडे बच्चे देने शुरू कर देगी और हम स्प्रे करेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती उसके अंदर स्प्रे नहीं जा सकता। जब नहीं जाएगा तो फ्लावर को कमजोर कर देगा। उसके बाद अगर फ्लावर निकल भी आया फिर वो टीले के अंदर अपना पूरा काम जारी रखेंगे, उसके बाहर भी निकलते रहेंगे। वो इतने बारीक सुराख होते हैं वो नजर भी नहीं आते, आम निगाह से किसान को पता भी नहीं चलता। हम रहते हैं एटीएल लेवल पे जाके करेंगे, उस वक्त तक काम बहुत सारा वो खराब कर चुका होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब क्योंकि चुनाई हो रही है और आखिरी दिनों में है, तो इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई ग्रीन टींडा छड़ियों पर ना रहने दे किसान। हम बाकी दोस्तों से भी इस बारे में हेल्प लेंगे, लेकिन मेन काम जो करना है वो किसान नहीं करना है। तो वो टींडों को अभी वहीं से कलेक्ट करवाए हर सूरत में। बेहतरीन हाल ये है कि वो भट्टे वालों को बेच दे, 4 पैसे भी वो दे देते हैं, क्योंकि अगर वो फील्ड में रहेंगे तब भी हाइबरनेट हो जाएगा उसके अंडे बच्चे, वो अगले साल जैसे कॉटन आप लगाएंगे निकल आएंगे। उसके बाद बाकी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तमाम पेस्टिसाइड कंपनी से, हमें कोई ऐसे हल बताएं इस तरह के पेस्टिसाइड लेकर आए जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, उसे इम्प्रूव करें, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें। तो होपफुली अभी मीटिंग चल रही है, कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे तमाम के साथ मिलकर। इसके अलावा मेरी ये गुजारिश तमाम लोगों से अगेन होगी आज के दिन के हवाले से कि ना अकेला महकमा ज़राअत कुछ कर सकता है, ना अकेला रिसर्च सेंटर कुछ कर सकता है, ना अकेली यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, और यकीन करें आप भी अकेले के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम तमाम लोग एक लाहे अमल बनाकर उस पर नहीं चलेंगे रिजल्ट नहीं है। साउथ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक छोटा सा काम करने जा रहा है जिसमें आप लोगों की हेल्प भी लेंगे। हम एक कैलेंडर पहले हमने वीट का जारी किया है क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। अब हम कपास पे काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर सलीम साहब बड़े उसमें मेहनत कर रहे हैं कि हम इस तरह का कैलेंडर लेकर आए जिसमें तमाम लोगों से इनपुट लेकर शामिल करें कि किस महीने किसने क्या करना है, कौन के हिसाब से अगर तब्दीलियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से क्या करना है। जहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी टाइम टू टाइम हम बताएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेप्स हम उसमें दे रहे हैं जो कि ग्रोथ के लिए भी होंगे, जो हमारे फील्ड स्टाफ के लिए भी होंगे, जो बाकी लोगों के लिए भी होंगे, उसमें पेस्टिसाइड के लिए भी होंगे। उन्हें भी पता होगा हम कौन सी पेस्टिसाइड डिमांड कर रहे हैं। इस तरह सीड वालों को भी हम रिक्वेस्ट, उसमें सीड के तो नहीं है लेकिन उनको हम ये जरूर बता रहे हैं कि भाई किस एरिया में जाके आपने कहाँ से किस तरह सीड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। अभी मीटिंग हुई थी उसमें हम रिक्वेस्ट भी की है सीड प्रोटोकॉल की। तो ये हम छोटा सा काम करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपकी इनपुट चाहिए और अब सब मिलके चलेंगे तो इंशाल्लाह इतना बड़ा इशू नहीं है, इसमें मायूसी कतई नहीं है। हमें इंशाल्लाह हम कॉटन को ना सिर्फ बेहतर करेंगे आने वाले दिनों में बल्कि इसको आगे लेके बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।